बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बात मोहल्ले की एक औरत ने बताई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जबान सरेआम हो गई। कहने को तो लोग उसे वलीउल्लाह का दर्जा देने को भी तैयार बैठे थे, मगर हमें ये बात बड़ी अजीब लगी थी। अम्मी को जब पड़ोसन ने भाई के मुतालिक बताया तो अम्मी पहले हैरान हुई और फिर परेशान हो गई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने भी कोनों खुदरों में छुपकर सुन ही लिया था कि मेरा भाई रातों रात बहुत ही पहुंची हुई हस्ती बन गया था। उसके मुतालिक ये बात मशहूर हो चुकी थी कि वो जिस लड़की को भी ख्वाब में देखता है उसकी शादी हो जाती है। अब लड़कियां बाकायदा तौर पर मन्नतें मांगने लगी थी कि वो किसी न किसी तरह मेरे भाई के ख्वाब में आ जाए। सुबह होते ही एक लंबी लाइन हमारे घर के बाहर लग जाया करती थी। लोगों का हर दम तांता बनने लगा था। सुबह उठते ही भाई से इस्तफसार किया जाता था कि उसने रात को ख्वाब में किस लड़की को देखा है। जिस लड़की का भाई नाम ले लेता, खोया वो तो सातवें आसमान पर उड़ने लगती थी, जबकि बाकी बेचारी लड़कियां कदरे मायूस हो जाती थी। मैंने सबसे छुपकर अम्मी के कान में पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। अम्मी ने भी कंधे उचका दिए थे। खोया हमारे घर के एक फर्द को इतनी बड़ी सादत मिल गई थी और हम माँ बेटी इस बात से बेखबर थे। मैं बोली, अम्मी आपको ये सब अजीब नहीं लगता क्या? अम्मी कहने लगी, मुझे तो खौफ आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं बोली, अम्मी भाई से इस मुतालिक तो पूछें। तभी भाई भी बाहर से आ गया था। अम्मी ने उसे आवाज दी और अपने करीब बिठा लिया। भाई की नजरें झुकी हुई थी। साफ जाहिर था कि वो जान गया है कि अम्मी ने उसे मकसद के तहत अपने पास बिठाया है। अम्मी कहने लगी, जुनैद तुम्हारे ख्वाबों की हकीकत क्या है? भाई ने अपने हाथों की अंगुलियां मड़ोड़ना शुरू कर दी थी। वो कहने लगा, अम्मी कुछ अरसे से मुझे ख्वाब में लड़कियां नजर आती हैं। मैं वजह जान नहीं पाता कि ऐसा क्यों होता है, मगर जो लड़की मेरे ख्वाब में आती है उसके अगले रोज ही शादी हो जाती है। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने हर तरफ मेरी मशहूरी कर दी। अम्मी कहने लगी, तुम बताओ कि इस सारे किस्से में कितनी सदाकत है? भाई के चेहरे पर गिला दर आया था। वो कहने लगा कि आप अपनी सगी औलाद पर शक कर रही हैं? आप मुझे जानती नहीं है क्या? अम्मी ने भाई को घूर कर देखा था और कहने लगी, तुम्हें जानती हूँ तभी तो शक कर रही हूँ। भाई कहने लगा, अम्मी आप खुद आजमा ले मुझे, फिर सब कुछ इल्म हो जाएगा। इतना कहकर भाई बाहर चला गया था। तब अम्मी कहने लगी, सोनिया अब देखते हैं कि तेरे भाई की बात कितनी सच्ची है। खैर अब हर वक्त हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती रहती थी। मोहल्ले की औरतें भाई से मिलने को आती और उसकी मिन्नत समाजत करती कि आज रात तो तुम मेरी बेटी को ही ख्वाब में देखना। ये बात मुझे अजीब लगती थी, इसीलिए मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करती कि आखिर अब भाई का क्या जवाब होगा। तब भाई हंस दिया करता और कहता, माँ जी आप ये कैसी बातें करती हैं? ख्वाबों पर किसी का कोई इख्तियार तो नहीं होता ना। नींद में तो इंसान खुद अपने आप से भी बेगाना होता है। तब मैं कैसे इस बात का ख्याल रखूं कि किस लड़की को ख्वाब में देखना है और किसको नहीं। यूं हर रात भाई किसी न किसी लड़की को ख्वाब में देख लेता था। सुबह उठते ही वो सबको बता भी दिया करता था और फिर वो लड़की खुशनसीब जानी जाती थी और उसकी शादी भी हो जाती। अब लोगों की फिक्र बढ़ने लगी थी। बाज बेचारी लड़कियां तो मेरे जैसी ही थी जिनकी किस्मत खुलती ही न थी। एक दिन हमारी पड़ोसन घर आई तो भाई से कहने लगी, जुनैद क्या बात है, दूर मोहल्ले की लड़कियां तो ख्वाब में देख लेता है, उनके नसीब भी खुल जाए, जबकि तुम्हें अपने सामने वाले घर की यतीम बच्ची नजर नहीं आती। इस बेचारी को भी ख्वाब में देख लो ताकि इसके भी नसीब खुल जाए। भाई नजरें झुका गया था, फिर कहने लगा, माँ जी मैं कोशिश करूंगा कि आज रात वही मेरे ख्वाब में आए। पड़ोसन ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, कोशिश से कुछ नहीं होगा। तुम ये लो मेरी बेटी की तस्वीर, रात को सोने से पहले इसको देख लेना। बिस्तर पर लेटते वक्त भी इसी को सोचते रहना, तो हो सकता है कि मेरी बेटी सानिया तुम्हारे ख्वाब में आ ही जाए। भाई ने वो तस्वीर पकड़ ली थी। पड़ोसन के जाने के बाद अम्मी ने भाई को अपने पास बुलाया और कहने लगी, जुनैद ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मोहल्ले की हर औरत तुम्हें आकर यही कहती है कि मेरी बेटी को ख्वाब में देखना। ख्वाब कब आते हैं इंसान को? जब वो सो रहा होता है। इसका यही मतलब है कि मोहल्ले के सभी लोग चाहते हैं कि तुम हर वक्त सोते ही रहो ताकि उनके काम बनते रहें। अब मुझे तुम ये भी बता दो कि मैं और मेरी बेटी क्या करें? बाप तुम्हारा जिंदा नहीं है, तुम मर्द हो, तुम ही घर से बाहर निकल कर कमाओगे ना। अगर तुम नहीं कमा सकते तो बता दो, कल सुबह से मैं और सोनिया बाहर निकल जाया करेंगी, भीख मांगकर खुद भी खा लिया करेंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ लेकर आया करेंगी। भाई एकदम परेशान हो गया और बोला, अल्लाह न करे अम्मी कि आप पर कभी इस तरह का दिन आए। जब तक आपका बेटा जिंदा है आपको चारपाई पर बिठा कर खिलाऊंगा, आपको दुनिया भर की खुशियां दूंगा। अम्मी कहने लगी, अच्छा तुम ऐसा करना कि आज रात ख्वाब में पैसे देख लेना, हो सकता है सुबह हमारे घर पैसे आ जाए। भाई ने अम्मी के तंज पर मुंह बना लिया था। वो कहने लगा, अम्मी मैं फकत इसी वजह से आपके सामने ये सब बातें नहीं करता था। मुझे ख्वाब तो बड़े अरसे से आ रहे थे, मगर मुझे इस बात का इल्म था कि मुझे समझने वाला कोई नहीं होगा। जब घर के अफराद आपकी सलाहियतों का मजाक बनाने लगे तो बाहर से इंसान को क्या खाक इज्जत मिलना है। इतना कहकर भाई बाहर चला गया था, जबकि मैं बोल ही पड़ी थी कि अम्मी आप हर वक्त भाई पर तंज की नश्तर क्यों चलाती रहती है? मुझ पर भी सारा दिन गुस्सा करती हैं और कोसने देती हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम मेरे सर का बोझ बनकर बैठी हो। तुम्हारी उम्र में तो मेरे 2 बच्चे थे। मैंने ये सब अम्मी को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कहा था, मगर अम्मी कहने लगी, हाँ तो मैंने क्या गलत कहा है? जब मैं तुम्हारी उम्र में थी ना तो तुम भी 5 बरस की हो गई थी, मगर तुम्हारे नसीबों को पता नहीं क्यों ताला लगा हुआ है। मेरे तो दोनों बच्चे ही मनहूस हैं, तुम दोनों ही की किस्मत नहीं खुलती। तुम जानती हो क्या, मैं जवान थी जब बेवा हुई थी, मेरा भी दिल चाहता था सजने संवरने को। मैं भी शादियों में जाकर नाच गाना करना चाहती थी,
मगर मैंने अपनी जवानी ऐसे गुजार दी कि किसी को इल्म ही ना हो कि मैं अब भी जवान हूँ। मेरे दिल में हजारों सपने हैं। मैंने फकत ऐसा तुम दोनों के लिए किया। अगर किसी की नजर मुझ पर पड़ जाती तो क्या होता? या तो मेरी दूसरी शादी हो जाती या फिर बदनामी का तौक मेरे गले में पड़ जाता। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे जवान होंगे तो मैं भी खुशियां करूंगी, मगर तुम दोनों के जवान होते ही मुझे तो और हजारों फिक्रों ने आन घेरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम ब्याह कर अपने घर की हो जाओ, तुम्हारा भाई कोई काम धंधा करे और उसकी भी शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून से उम्रे पर जा सकूं। मगर लगता है मेरी किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं हुआ। मैं अम्मी की बातें सुनकर चुप कर गई थी। ठीक है कि किस्मत ने उनके साथ वफा नहीं की थी। कम उम्री में उन्होंने बेवगी का गम सहा था, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी भी दी थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था ना कि अब वो हमारी दिलाजारी करके खराज वसूल करें। खैर, भाई शाम गए घर वापस आया तो मुझे लगा था कि उसका मिजाज खराब ही होगा, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल था। हमारे साथ मिलकर खाना खाया और अपने कमरे में जाने से पहले अम्मी से कहने लगा, दुआ करना आज तो आपकी पड़ोसन की बेटी मेरे ख्वाब में आ ही जाए, नहीं तो जंग हो जाएगी। अम्मी हंस दी थी। भाई अपने कमरे में चले गए थे, जबकि मैं छत पर आकर बैठ गई थी। मैं बहुत उदास थी। मेरी उम्र की तमाम लड़कियों की शादियां हो चुकी थी, मगर मेरे लिए तो अभी तक कोई रिश्ता ही नहीं आया था। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने घर की हो जाऊं, अम्मी के तानों से बच सकूं, मोहल्ले की औरतों की तंजिया नजरों से बच सकूं, मगर मैं भी क्या कर सकती थी। एक दो बार मैंने तंग आकर अम्मी से कह ही दिया था कि आप किसी रिश्ते वाली औरत से बात क्यों नहीं करती, तो अम्मी ने टका सा जवाब दे दिया था कि मैं जिस तरह घर का खर्च पूरा कर रही हूँ ये मुझे ही मालूम है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रिश्ते कराने वाली औरतों पर लुटाती फिरूं। मैं चुप कर जाया करती थी, मगर सच तो ये था कि हमारे मोहल्ले में खुद से रिश्ते नहीं आया करते थे। पहले रिश्ते कराने वाली औरतों का पेट भरना पड़ता था, तब कहीं जाकर बेटी का ब्याह होता था। अम्मी तो बड़े आराम से कह दिया करती थी कि तुम्हारी किस्मत में जब लिखी होगी शादी तो हो जाएगी। मेरी माँ तो किसी रिश्ते कराने वाली औरत के पास नहीं गई थी। मैं तो बहुत कम उम्री में ही ब्याही गई थी। अब मैं इन सब बातों का भला क्या जवाब दे सकती थी। खैर, रात बहुत गहरी हो गई थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। सुबह हुई तो भाई ने बताया कि उसने पड़ोसन की बेटी को ख्वाब में देखा है। उसको जब ये बात मालूम हुई तो वो खुशी से उछल ही पड़ी थी। खैर, उसने घर जाकर सफाइयां वगैरह की। अम्मी ने भी अपने शादी ब्याह वाले कपड़े निकाल कर इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि जब भाई ने किसी लड़की का नाम ले ही लिया था कि उसे ख्वाब में देखा है, तो फिर इस बात में किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी कि अब तो उस लड़की की शादी होकर ही रहेगी। ये शादी भी किसी मुआवजे की तरह ही हुआ करती थी। आज मैं सोचने लगी थी कि भला सानिया की शादी कैसे होगी, क्योंकि उस बेचारी के हालात भी मेरे जैसे ही थे। उसके लिए तो कभी कोई रिश्ता आया ही नहीं था, जबकि उसके बाप के इंतकाल के बाद उसके रिश्तेदारों ने भी नजरें फेर ली थी। मैं यही बातें सोच रही थी जब पड़ोसन खाला बड़ी तेजी से हमारे घर में दाखिल हुई थी। वो अम्मी से कहने लगी, बहन फौजिया, तुम मेरे साथ जरा घर चलो, सानिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हैं। मैं तो सुबह से ही घर की सफाइयों में लगी हुई थी, खाने पीने का कोई इंतजाम ही न कर सकी थी। अब तुम मेरी मदद करो। अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। अम्मी खाला के साथ चली गई थी, जबकि मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि क्या ये सब इतना आसान है? क्या किसी की किस्मत खुलने में फकत कुछ ही देर लगती है? मैं आज बहुत बेचैन हो रही थी। सानिया मुझसे पूरे 7 बरस छोटी थी और उसकी शादी तय होने वाली थी, जबकि मैं अभी तक अपनी माँ के घर बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। काफी देर बाद अम्मी घर वापस आई थी। मैं बोली, क्या नई ताजी है? अम्मी कहने लगी, क्या किस्मत पाई है सानिया ने। उसके रिश्ते के लिए जो लोग आए थे वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आए थे। पहली नजर में उन्होंने सानिया को पसंद भी कर लिया और उसकी हथेली पर 20,000 रुपए भी रख दिए। आज शाम सानिया की रुखसती भी है। मैं हक्का बक्का रह गई और बोली, अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी कहने लगी, लड़के की दादी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसकी ख्वाहिश थी कि मेरी हयात में ही पोते की शादी हो जाए, इसीलिए फटाफट से शादी करना चाहते हैं। खैर, फिर वही हुआ कि सानिया एक बहुत ही अच्छे खानदान में ब्याही गई थी। उसकी बारात इस कदर शानदार थी कि मोहल्ले के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। अब हर औरत अपनी बेटी की तस्वीर भाई को देने आती और साथ में कुछ हदिया भी देकर आती थी। हदिया देकर कहती कि अब तुम मेरी बेटी को ही ख्वाब में देखना। भाई वो पैसे लेकर अम्मी की हथेली पर रख देता तो अम्मी भी खुश हो जाया करती थी। यूं भाई की इस करामत की वजह से हमारे घर का खर्चा पानी चलने लगा था। अम्मी के पास पैसे आने लगे थे तो वो अब ज्यादा गुस्सा भी नहीं करती थी। भाई की धूम दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि भाई के तवस्सुत से जिस लड़की की भी शादी हुई थी वो अपने घर में बहुत खुश थी। गरीब मोहल्ले की लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों में ब्याही गई थी। जिंदगी अब अपने डगर पर आ गई थी। एक दिन भाई घर मिठाई लेकर आया था। अम्मी ने वजह पूछी तो कहने लगा, अम्मी अल्लाह ने मुझ पर इतना फजल किया है कि मैंने इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में घर ले लिया है। अम्मी ये बात सुनकर पहले तो खुश हुई थी, मगर फिर अफसुर्दगी से बोली, जुनेद अगर घर लेना था तो यहीं कहीं ले लेते। मैंने तो जवानी में तुम्हारे बाप की कब्र को नहीं छोड़ा, तो आप कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अब तो मेरी भी यही वसीयत है कि मुझे तुम अपने बाप के पहलू में ही दफन करना। भाई बोला, अम्मी खुशी के मौके पर आपने तो दिल ही खफा कर दिया। ये घर मैंने रिहाइश के लिए नहीं लिया, बल्कि प्रॉपर्टी बनाने की खातिर लिया है। वो घर तो मैंने किराए पर चढ़ाने का सोचा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकती कि उसका कितना किराया आएगा, और वो किराया मैं हर महीने अपने बहन के हाथ पर रख दिया करूंगा। उस घर के किराए की एक पाई भी मुझ पर हराम है। मेरी बहन बिन बिहाई घर पर बैठी है, उसका ख्याल रखना मुझ पर ही फर्ज है। अम्मी कहने लगी, जुनेद मुझे तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया।
मगर अच्छा हुआ कि तुमने ये बात कर दी। तुम सारी दुनिया की लड़कियों का भला कर रहे हो तो अपनी बहन के बारे में आंखें मूंद कर क्यों बैठे हुए हो? इसको भी ख्वाब में देखो ताकि सोनिया की भी शादी हो जाए। उसके बाद मैं तुम्हारा कुछ सोचूंगी। अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। मैं उम्रे पर जाना चाहती हूँ। भाई के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वो कहने लगा, अम्मी, ख्वाबों पर किसी का इख्तियार नहीं होता। आप दुआ करें कि मेरे ख्वाब में सोनिया आ जाए तो इसकी भी शादी हो जाएगी। वैसे आप फिक्र न करें, मैं अपनी बहन के लिए खुद कोई रिश्ता ढूंढ लूंगा। मैं रिश्ता कराने वाली औरतों से राब्ता करता हूँ। अम्मी मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, जुनैद, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी बेवकूफ़ी समझती रही, मगर तुमने ये बहुत ही अकल की बात की है। फिर अम्मी मुझसे मुखातिब हुई और बोली, सोनिया, मेरे कमरे से मेरी नंबरों वाली डायरी तो लेकर आओ। मैं डायरी लेकर आई तो अम्मी ने वो भाई को थमा दी और कहने लगी, इसमें तमाम मशहूर रिश्ते कराने वाली औरतों के नंबर मौजूद हैं। वो बहुत मशहूर है, इसीलिए उनकी फीस भी बहुत है। मेरा हाथ तंग था, इसीलिए आज तक इनसे राब्ता नहीं कर पाई। तुम मेरे बेटे इनसे बात करना। भाई ने सर हिला दिया था और फिर उनका मोबाइल बजने लगा तो वो उठकर बाहर निकल गया। जबकि मैं दिल में बहुत खुश हो गई कि शुक्र है मेरे घर वालों को मेरा एहसास तो हुआ। सच कहूं तो मेरी आंखों में शर्मिंदगी से आंसू भी आ गए थे। मैं आज तक अम्मी को गलत समझती आई थी कि उन्हें मेरी शादी की कोई परवाह नहीं है, मगर वो बेचारी तो डायरी नंबरों से भरकर बैठी हुई थी। मेरा यही मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसे से मुमकिन ना हो। अब हम अमीर थे तो मेरा रिश्ता बहुत आसानी से हो जाना था। इस बात का मुझे 100% यकीन था। क्या हुआ अगर मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, मगर जब मेरा भाई मुझे भारी जहेज देने की बात करता तो कौन बदनसीब मुझसे शादी करने पर रजामंद नहीं होता। खैर, आज की रात मुझे बहुत ही सुकून से नींद आने वाली थी। मैंने बहुत खुशी खुशी खाना खाया था क्योंकि अब दाल और सब्जियों से हमारी जान छूट गई थी। घर में गोश्त बनने लगा था। रात में बहुत गहरी नींद सो रही थी। जब मुझे किसी ने आकर उठाया था, मैं समझी कि शायद अम्मी है। मैंने अपनी आंखें मली तो ये देखकर जान निकल गई कि मेरे सामने तो 3 मर्द खड़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, कोई सवाल जवाब करती, उन्होंने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और फिर मेरा दिमाग गहरी तारीकी में डूब गया। ये तारीकी मेरे आसाब पर बहुत देर छाई रही थी। फिर कहीं जाकर मैं अपने हवास में लौटने लगी थी। मुझे रात वाला वाकया याद आने लगा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। अब भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर फिर मेरी नजर रोशनदान से आती हुई रोशनी पर पड़ी थी। ये रोशनी सुबह होने की नवीद सुना रही थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो पता चला कि मुझे किसी कमरे में लाकर बंद कर दिया गया है। मैंने उठकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, मगर वो बाहर की जानिब से बंद था। मेरा दिल घबराने लगा था। आंखों से आंसू गिरने लगे थे कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या गया था। मैं कहाँ आ गई थी? मेरे घर वाले मेरे खातिर परेशान हो रहे होंगे। मेरी माँ तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। और मेरा भाई, जिसको बड़े तरसने के बाद ऐशो इशरत भरी जिंदगी मिली थी, जब उसे इस बात का इल्म होगा कि उसकी बहन घर पर मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा? वही लोग जो उसके आगे पीछे चले जाते थे अब उसका जीना हराम कर देंगे, उसे ताने देंगे, कोसने देंगे। मैं ये सब हालात सोच सोच कर रोती चली जा रही थी कि न जाने मेरे साथ ये जुल्म किसने किया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसा भी वक्त आएगा। यूं ही बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी जब कमरे का दरवाजा खुला था। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में खाने की ट्रे। मैं बोली, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस आदमी ने मेरे सामने खाना रखा और बोला, चुपचाप ये खाना खा लो। हमारा मालिक आएगा तो तुम्हारे सारे सवालात का जवाब दे देगा। जब तक तुम मेरे सामने मुंह बांधी रखना। मैं जरा उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ। ये ना हो कि मालिक के आने से पहले ही तुम्हें ठिकाने लगा दूं। मैं बोली, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे छोड़ दो। मेरी तुम लोगों के साथ क्या दुश्मनी है? वो कोई जवाब दिए बिना मुझे घूरता हुआ बाहर निकल गया था। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। मैं उस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। दुनिया के तमाम रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैं अल्लाह को याद कर रही थी, उसी को पुकार रही थी। वो तो हमेशा अपने बंदों पर करम करता है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी से उम्मीद थी और अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। एक दिन और एक रात मैंने उस अंधेर कमरे में गुजार दी थी। यह अल्लाह का बड़ा करम था कि मैं यहाँ पर महफूज थी। यहाँ पर जो लड़का था वो भी सिर्फ खाना रखने के लिए ही आता था और फौरन बाहर निकल जाता था। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके मुतालिक मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो बस दुआ ही की थी। उस अंधेर कमरे का दरवाजा खुला था। मुझे तो लगा था कि शायद खाना रखने वाला कोई आया है, मगर सामने खड़े इंसान को देखकर ऐसा लगा था जैसे खुशी से मेरा जी फट जाएगा। वो कोई और नहीं, मेरा अपना भाई था, मेरा बड़ा भाई जुनैद। वो मुझे बचाने के लिए दुश्मन के मोर्चे में घुस आया था। मैं भागती हुई अपने भाई की जानी पड़ी थी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मेरा शिकवा फितरी था। भाई चुपचाप खड़ा था, जैसे वो मुझे इस हालत में देखकर सदमे से दो चार हो और कुछ बोल ही ना पा रहा हो। जबकि मैं अपने भाई के सीने से लगी रोती चली जा रही थी, तब मेरे कानों में एक आवाज आई थी। वो लड़का जो मुझे हर रोज खाना देने आता था भाई से कहने लगा, मैंने आज तक इस तरह की चतुर लड़की नहीं देखी बॉस। ये तो आपकी राहों में बिछी गई है, ये तो आप पर ही डोरे डालने लगी है। मैं तो काम कर ही रह गई थी, जबकि भाई ने खुद को एक झटके से मुझसे अलग किया था और उस लड़के पर थप्पड़ों और घूसों की बरसात कर दी थी। वो बेचैन से नीचे गिर पड़ा था, जबकि मेरे दिमाग में हलचल हो रही थी। उसने मेरे भाई को बॉस कहा था। ये सब क्या हो रहा था? भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। उसने मुझे गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बोली, भाई ये लड़का कौन था? इसने आपको बॉस क्यों कहा? भाई बिल्कुल चुप था। हमारे घर का गेट नजर आया तो भाई ने गाड़ी रोक दी। मैं बाहर निकलने लगी तो भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया था।
वो कहने लगा, तुम यहीं बैठी रहो। तुम कई रातें घर से बाहर गुजार कर आई हो। इस सब के मुतालिक मोहल्ले वालों को खबर भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की दिल आजार बातें सुनो। तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर भाई गाड़ी को लॉक करके घर में चला गया था, जबकि मैं थर थर कांप रही थी। मैं बेकसूर थी, मुझे घर से अगवा किया गया था। क्या हुआ अगर मैं 2-3 रातें घर से बाहर रही थी? मैं मजबूर थी, मैं कौन सा अपनी मर्जी और खुशी से गई थी। खैर, मैं यही बातें सोच रही थी जब मेरी नजर अम्मी पर पड़ी थी। वो भाई से आगे आगे गाड़ी की जाने पड़ रही थी, जबकि भाई ने हाथ में 2 स्याह बैग पकड़े हुए थे जो काफी भारी मालूम होते थे। अम्मी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। मैं उनके गले लगकर रोती चली जा रही थी। अम्मी भी रो रही थी। कहने लगी, देखो सोनिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये मोहल्ला और घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगर मैं इस बात के दुख को दिल से भुला भी दूं, तब भी अपने शौहर की कब्र से दूर जाना मेरे लिए जानकुनी से कम तकलीफ दे नहीं है। मुझे उम्र भर तुम बच्चों की वजह से आजमाइश ही देखना पड़ी है। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, जबकि मैं बस अम्मी को देखती रह गई थी। क्या ये ऐसा मौका था जिसमें ये बात की जाती? खैर, फिर मुझ पर यह बात खुल गई कि हम अपना आबाई घर छोड़कर इस्लामाबाद वाले घर में शिफ्ट हो गए थे। उस घर में जाकर अम्मी ने मुझसे पूछा था कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने अम्मी को सारी बात बता दी थी। अम्मी एकदम से संजीदा हो गई थी। वो मेरे कमरे से बड़े गुस्से से निकले थी। मैं भी उनके पीछे ही गई थी। अम्मी भाई के कमरे में घुस गई थी और भाई को गिरबान से पकड़ लिया था। वो इस अचानक अफताब पर घबरा गए थे, जबकि हैरत ज़दा तो मैं भी थी। अम्मी ने आओ देखा ना ताओ भाई के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और कहने लगी, मुझे सच सच बताओ, मोहल्ले की तमाम लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं? तुम्हारी बहन के सामने तुम्हारा मकाफाते अमल आया है ना? भाई थर थर कांप रहा था। फिर चीख कर बोला, मैंने बेच दी मोहल्ले की तमाम लड़कियां। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता अम्मी। मेरा बाप अगर मेरे बचपन में मर गया था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने उसको नहीं मारा। आपने दूसरी शादी नहीं की तो इसका बदला आप उम्र भर मुझसे क्यों लेती रही हैं अम्मी? मैंने आपको तो दूसरी शादी करने से मना नहीं किया था ना। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मगर कैसी तालीम दिलवाई जो मेरे काम ही ना आई। मैं शुरू से ही पढ़ाई में नालायक था। फिर आपने मुझे सरकारी स्कूल भेजा, सरकारी कॉलेज में डाल दिया। ट्यूशन नहीं लगवाई। मैं मर मर कर पास होता रहा और कॉलेज में फेल हो गया, मगर आपसे कहा कि मैं पास हो गया हूँ। अम्मी, कसूर सरकारी इदारों का नहीं था, आपका था, मेरा था। आपने छोटी सी उम्र में ही हम बहन भाइयों को ताने देना शुरू कर दिए। मैं घरेलू मसाइल में उलझ गया था, पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। फिर फेल ना होता तो क्या करता? मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, हुनर भी नहीं था मेरे हाथ में। मुझे वक्त दरकार था कुछ सीखने के लिए, मगर आप सुबह शाम मुझे मेरी ही नजरों में गिराती रहती थी। और फिर आखिरकार मैंने आपको खुश करने के लिए बुराई का रास्ता चुन लिया। मैं एक ऐसे गिरोह का हिस्सा बन गया जो लड़कियों को बेचते थे। मैं उन्हें फकत लड़की की तस्वीर और एड्रेस दे देता था। फिर वो सारा ड्रामा करते थे। लड़की का रिश्ता लाते, उसको ब्याह कर ले जाते और फिर बेच देते। अम्मी, ये बुराई का काम मैं अपने होश हवास में नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं नशा करने लगा। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे सिरहाने के नीचे मेरी बहन की तस्वीर रख दी। मैं उस वक्त भी नशे में था। मैंने वो तस्वीर उस ग्रुप को व्हाट्सएप कर दी और साथ ही एड्रेस भी दे दिया। मुझे यही गुमान था कि शायद मैंने किसी रिश्ते कराने वाली औरत को भेज दी है, मगर फिर रात के वक्त वो गिरोह मेरी बहन को उठाकर ले गया। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उसे आगे नहीं बेचा गया, उसे कमरे में ही बंद रखा गया था। अम्मी ये सब बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी और ठीक आधे घंटे बाद हमारे घर पुलिस आ गई थी। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे मोहल्ले की लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया गया। भाई आज जेल में है और मेरे जहन में अक्सर उसकी बातें घूमती हैं। वो सच कह रहा था। अम्मी ने हमें मजबूर किया था। अगर वालिदैन बच्चों की खातिर कोई कुर्बानी ही दे देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फिर उम्र भर बच्चों पर उनकी जिंदगी तंग करते रहें। वालिदैन के बुरे रवैये भी इंसान को बुराई के दलदल में गिरा देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो ये देखें कि वो सुबह शाम अपने बच्चों के जहनों में क्या डाल रहे हैं। बच्चों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको जहनी मरीज नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।